नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। भाई आखिरकार संसद में बहस हो ही गई। बड़ी ही शानदार बहस हुई साहब। खुद महामानव ने बहस की। मतलब बहस जैसी कोई चीज की और सबको हक्का बक्का कर छोड़ा। बंकिम दा का नाम ले लेकर जो कोसा है महामानव ने नेहरू को, जो कोसा है साहब, क्या ही कहें। जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा कि नेहरू जी ने नेहरू जी कहते हैं। दरअसल ये बहस जरूरी थी। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई जब देश में इंडिगो ने कहर मचाया हुआ है, उधर गोवा में एक क्लब हाउस की आग में लोग मर गए, इधर रुपया गिरा जा रहा है, तब वंदे मातरम की बहस की जगह इन ज्वलंत मुद्दों पर बहस की जाए। क्योंकि कांग्रेस तुम सबसे सच छुपाना चाहती है। सुनते हैं महादेव ऐप के चक्कर में हिरेन जोशी भाग गए या भगा दिए गए, जो भी हो। अब कांग्रेस ऐसी छोटी मोटी बातों पर जनता का ध्यान लगाना चाहती है और देश के लिए सबसे जरूरी जो बहस है इस समय, यानी वंदे मातरम की, उससे लोगों का ध्यान हटाना चाहती है। आज मैं आपको बताऊंगा वो सच जिसे आज तक आपसे छुपाया जाता रहा है। दोस्तों, आपको इतिहास का वो काला चैप्टर पढ़ाया ही नहीं जाता, आपसे छुपा लिया जाता है। मैं आपको वंदे मातरम का असली सच बताऊंगा। जरा ध्यान से सुनना। दोस्तों, हमें जो आजादी 1947 में मिली, अगर नेहरू नहीं होता तो वो आजादी हमें 1857 में ही मिल जाती। दोस्तों, जब 1857 में डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार तिरंगा झंडा लेकर वंदे मातरम गाते हुए लाल किले की तरफ बढ़े जा रहे थे, तो इसी जवाहरलाल नेहरू ने बीच में टांग अड़ा दी थी और वो लड़खड़ा गए थे। वरना आजादी तो हमें 1857 में ही मिल गई होती। उस वक्त हेडगेवार अकेले थे, लेकिन बाद में उन्हें महामानव का साथ मिला। तब महामानव भिक्षा मांगकर गुजारा कर रहे थे। चाय उन्होंने उसके बाद बेचना शुरू किया था। खैर, महामानव को तब भी वंदे मातरम पूरा याद था। हालांकि तिरंगा वो नहीं फहराते थे, लेकिन वंदे मातरम पूरा गाते थे, बिना कोई भी लाइन छोड़े गाते थे। आपने देखा होगा, महामानव हर भाषण से पहले और हर भाषण के बाद वंदे मातरम ही गाते हैं। बल्कि जब भी बच्चों से मिलते हैं, वंदे मातरम की हर लाइन गाते हैं, बच्चों को उसका मतलब बताते हैं और फिर यह भी बताते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी को वंदे मातरम लिखने की प्रेरणा उन्होंने ही दी थी। अब आप टाइमलाइन पे ध्यान मत दो, वरना गुरु नानक, कबीर और गोरखनाथ वाली मीटिंग की टाइमलाइन बिगड़ जाएगी। संत कबीर, गुरु नानक देव और बाबा गोरखनाथ जी ने एक साथ बैठ करके आध्यात्मिक चर्चा की थी। संघ की प्रेरणा से ही महामानव के बड़े भाई बंकिम चंद्र जी ने वंदे मातरम लिखा था। वहीं से महामानव ने बंकिम चंद्र चटर्जी को बंकिम दा कहना सीखा और यह आदत आज तक भी बनी हुई है। इसलिए महामानव संसद में बार बार बंकिम दा का संबोधन दोहरा रहे थे और टोकने पर चिढ़ गए, जो कि जाहिर है। बंकिम दा का ये भाव सूत्र बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू। आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूं। बंकिम बाबू ने थैंक यू दादा, थैंक यू। हाँ, आपको तो दादा कह सकता हूं ना। खैर, बाद में महामानव ने ही गुरु रविंद्रनाथ को यह गाना कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाने की सलाह दी थी। 1896 में जब रविंद्रनाथ ठाकुर कोलकाता की गलियों से निकलते थे, तो महामानव उनके साथ हो लेते थे। दोनों की तू तड़ाक वाली दोस्ती थी। अब क्योंकि महामानव भी कविताएं लिखते थे और गुरु रविंद्रनाथ भी माने छोटी मोटी तुकबंदी कर लेते थे, तो महामानव कभी कभी गुरु रविंद्रनाथ की कविताओं को ठीक कर दिया करते थे, उसकी इस्लाह कर दिया करते थे। इस मामले में महामानव का दिल बहुत बड़ा है। आपने देखा ही होगा, वो आज भी अपनी कविताएं बहुत शर्मा कर जनता के सामने रखते हैं। आज भी मैंने कविता लिखी
शायद मेरी फाइल पड़ी होगी साथ है। आसमां में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले। जबकि महामानव की प्रेरणा से गुरु रविंद्रनाथ की कविताओं की ऐसी धूम मची कि एक तो उन्हें नोबेल मिल गया और दूसरे पूरा बंगाल, पूरा देश उन्हें सम्मान देता है। इधर महामानव ने चुपके से गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर के कानों में यह बात डाली कि ये जो गाना है वंदे मातरम, इसे कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में गाना है। गुरुजी ने महामानव की बात मानकर कांग्रेस के अधिवेशन में, तो इसके बाद जो हुआ उस पर आप यकीन नहीं करेंगे। नेहरू ने, यानी जवाहरलाल नेहरू ने वहीं पे यह कह दिया कि वंदे मातरम नहीं गाना है। इस बात का कोई प्रमाण बेशक ना हो, लेकिन जैसा कि राजनाथ सिंह भी जानते हैं कि नेहरू के मन में कब क्या था और उसी तर्ज पे बात करते हैं, उसी तरह महामानव को पता है कि नेहरू के मन में कब क्या था। आप यकीन मानिए, महामानव को आज भी पता है कि कब कब नेहरू के मन में क्या रहा था। जब वंदे मातरम के लिए महामानव की उस योजना में फच्चर पड़ गए, तो महामानव ने एक नई राह निकाली। महामानव ने संघ में वंदे मातरम गाने की योजना बनाई, लेकिन क्योंकि उस वक्त देश में नेहरू की चलती थी, इसलिए नेहरू से बचने के लिए महामानव ने संघ में सीक्रेटली, यानी गुप्त रूप से वंदे मातरम गाने का रिवाज शुरू किया। जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। इसलिए जब पूरा देश वंदे मातरम गाता था, तब संघ में सदा वत्सले वाला गाना गाया जाता था। लेकिन एकादशी की रात को छोड़कर बाकी हर रात को संघ में वंदे मातरम गाया जाता था। संघ के हर सदस्य के लिए वंदे मातरम को याद करना सदस्यता की पहली शर्त होती थी। आज भी आप देखेंगे कि संघ के सदस्य बाहरी दिखावा तो यूं ही करते हैं जैसे उन्हें वंदे मातरम नहीं आता हो, लेकिन असल में उन्हें पूरा वंदे मातरम कंठस्थ रहता है और वो दूसरों को भी वंदे मातरम गाने के लिए प्रेरित करते हैं। वंदे मातरम का विरोध करना उनका। वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम अभी मुझे फिलहाल सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, ये आपको नहीं याद है? किस किताब में है ये? बंकिम चटर्जी ने इसकी रचयिता है। एक उपन्यास में आया था ये सबसे पहले ये गीत। ये तो आपको भी नहीं आता है? आता नहीं है, ऐसा नहीं है, आता नहीं है। वो तो गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर वाले ग्रुप ने वंदे मातरम की कुछ लाइनों को राष्ट्रगीत से हटा दिया, वरना तो यकीन करो गुरुजी यानी माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर तो पूरा का पूरा वंदे मातरम गाकर ही खाना खाते थे। मेरा मतलब भोजन ग्रहण करते थे। उनकी इसी तर्ज पर आज भी संघ के सदस्य हों या भाजपा के सदस्य हों, कहीं भी खड़े खड़े पूरा वंदे मातरम सुना देते हैं। आता है लेकिन अभी मैं नहीं सुनाना चाहता। आता है लेकिन अभी नहीं सुनाना चाहते। गुरुजी ने एक किताब लिखी थी, बेंच ऑफ थीव्स। उसके हर पन्ने पर गुप्त रूप से पूरा वंदे मातरम लिखा हुआ है, जिसको आप एक कुंजी के द्वारा पढ़ सकते हैं। बस आप जैसे ही संघ की सदस्यता लेते हैं, आपको ये कुंजी दे दी जाती है। दोस्तों, 1947 में जो आजादी मिली थी, वो भी पूरी आजादी नहीं थी। ये भी नेहरू की एक चाल थी, जिसे आज भी पूरा देश भुगत रहा है। ये आजादी हमें 99 साल की लीज पर मिली है। आजादी का यह काला सच हमसे हमेशा छुपाया जाता रहा है। ये जो आजादी हुई है, ये 99 साल की लीज पर है। भारत कंप्लीटली आजाद नहीं है। एक सेकंड, अरे ये बहुत बड़ी बात कह रही हैं। 99 साल की लीज थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? जी हाँ, आप इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए। उस टाइम पर जो ब्रिटिश सरकार में जो नेता थे, मैं बता रही हूँ। मैं तो कहता हूं, लगे हाथ महामानव को संसद में इस पर भी गहन चर्चा या बहस, जो भी वो ठीक समझें, वो लगे हाथ करवा लेना चाहिए। ये जो आजादी हुई है, ये 99 साल की लीज पर है। नेहरू ने बहुत गलतियां की थी दोस्तों। आज भी उन गलतियों को याद करके महामानव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी नेहरू जी नेहरू जी नेहरू जी नेहरू जी नेहरू जी नेहरू जी। पर अभी हम सिर्फ वंदे मातरम पर बात करेंगे और इसकी सारी सच्चाई आप लोगों के सामने ले आएंगे। दोस्तों, जिन दिनों संघ में सीक्रेटली वंदे मातरम गाया जाता था, तब किसी ने जाकर नेहरू को इसकी शिकायत कर दी थी। तब नेहरू ने गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल से कहकर
संघ पर बैन लगवा दिया था। उससे ठीक पहले संघ ने किसी बात पर मिठाई बांटी थी और खुशियां मनाई थी, लेकिन हम उस बात पर नहीं जाएंगे। मिठाई बांटने का तो कोई भी कारण हो सकता है। खैर, तो जब वंदे मातरम गाने की वजह से संघ पर बैन लग गया, तो सोचा गया कि क्या किया जाए। तो मजबूर होकर संघ को सीक्रेटली भी वंदे मातरम गाना बंद करना पड़ा। तब जाकर संघ पर से बैन हटाया गया। दोस्तों, ये आपको कोई नहीं बताएगा। दोस्तों, आपको अक्सर ये बताया जाता है कि महात्मा गांधी की हत्या में संघ का नाम आने की वजह से उन पर बैन लगाया गया, लेकिन यह बिल्कुल झूठ है। संघ पर बैन नेहरू ने लगाया था। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो नेहरू से कहा भी था कि बैन मत लगाओ, लेकिन नेहरू नहीं माने। नेहरू के कपड़े पेरिस से धुल कर आते थे और उनके लिए चाय इंग्लैंड में बनाई जाती थी, जिसे स्टार ट्रैक वाले ट्रांसपोर्टर के जरिए सीधे नेहरू की टेबल पर पहुंचाया जाता था। वो तो ऐसे बर्ताव करते थे जैसे उनके पिता कोई बहुत अमीर आदमी रहे हों, जबकि सच ये है कि आज भी आनंद भवन का किराया 5 रुपए 95 पैसे गांधी परिवार ले रहा है। कुछ दिन रुकिए, स्वामी जी इसका भी खुलासा करने वाले हैं। तो जब महामानव को संघ पर से बैन हटने की खबर लगी, उस वक्त महामानव नदी में मगरमच्छ पकड़ने गए थे। उन्होंने वहीं नदी में से मगरमच्छ पकड़कर अपनी खुशी का इजहार किया और फिर वे भारत के अच्छे दिन लाने की योजना पर काम करने लगे। इसके लिए उन्होंने बहुत काम किया, जो कि उन्हें वैसे ही करने की आदत है। महामानव ने मगरमच्छ को पकड़ने के फौरन बाद घर छोड़ दिया और सीधे अपने काम पर लग गए। उस वक्त भी जब वे भिक्षा मांगकर गुजारा कर रहे थे, भारत में अच्छे दिन लाने के लिए उन्होंने अमेरिका के घनघोर दौरे किए, ताकि वे माय गॉड कहना सीख सकें। आने की इजाजत नहीं थी। हम लोग ओह माय गॉड। अमेरिका के इन्हीं दौरों में उनकी मुलाकात डोलांड से हो गई, जो जल्दी ही तू तड़ाक वाली दोस्ती में बदल गई। कमाल यह है कि महामानव ने दोस्ती में सबसे पहला काम यह किया कि डोलांड को भी वंदे मातरम सिखा दिया। और राज की बात तो अब मैं आपको बताता हूं, अब डोलांड भी वंदे मातरम गाता है। इधर महामानव ने बीए और एमए की डिग्री का जुगाड़ किया और पकोड़े बेचकर रोजगार सृजन की व्यवस्था पर विस्तार से चाय पर चर्चा की। और चाय पर चर्चा के बाद भी महामानव ने वंदे मातरम पूरा गाया। तो दोस्तों, ये थी वंदे मातरम की असली और सच्ची कहानी, जो कांग्रेस नहीं चाहती कि आपके सामने आए। लेकिन देशभक्त महामानव और उनकी राष्ट्रभक्त टीम ने संसद में इस पर बहस करके ये पूरी सच्चाई जनता के सामने रखी है। बंगाल के चुनाव पास हैं, बस आप ये ध्यान रखना कि महामानव हैं जिन्होंने वंदे मातरम पर बहस की है। महामानव दोस्तों, महामानव, महामानव। खैर, चचा जो थे हमारे गालिब, वो कहा करते थे, ये कौन बहस कर रहा वंदे मातरम को लेकर, ये कौन बहस कर रहा वंदे मातरम को लेकर, उससे कहो जरा वो खुद पर भी नजर डाले। नमस्ते सदा वत्सले तो गाया है बहुत उसने, नमस्ते सदा वत्सले तो गाया है बहुत उसने, खुद मन से कभी वो वंदे मातरम भी गा ले। गानों में गाना है वंदे मातरम साहब। साहब ने गाया, आप भी गाइए। गालिब ने नहीं गाया तो क्या हुआ, बहुत से लोगों ने नहीं गाया, लेकिन अब गाएंगे। बंगाल चुनाव है ना। खैर, बहस का कुछ भी हो, आप देखिए, हमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं। ठीक है, नमस्कार।